हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल लर्न विद अंशिता। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है कम्युनिकेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं संप्रेषण। तो शुरुआत करते हैं कि संप्रेषण क्या होता है। आप सभी को पता है, मानव एक सामाजिक प्राणी है और एक समाज में रहने के लिए हमें सबसे ज्यादा क्या जरूरी है, एक दूसरे से बातचीत करना, एक दूसरे से अंतःक्रिया करना। और वो हम कैसे करेंगे? संप्रेषण के माध्यम से। तो बेसिकली संप्रेषण क्या होता है? अपनी इच्छा, भावना, विचार इत्यादि का जब हम आदान प्रदान करते हैं तो उसे संप्रेषण कहते हैं। आदान प्रदान या विनिमय, ये दोनों शब्दों का तात्पर्य ये है कि इसके लिए दो व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी या दो तरफ के लोगों की जरूरत पड़ेगी, जहां पे एक विचार व्यक्त कर रहा हो और दूसरा उस विचार को ग्रहण कर रहा हो। तो संप्रेषण के लिए बेसिकली 4 चीजों की आवश्यकता होती है। ये 4 चीजें हैं। सबसे पहला वक्ता या स्पीकर, दूसरा श्रोता या लिसनर, थर्ड मीडियम या माध्यम एंड फोर्थ सूचना या इंफॉर्मेशन। मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको पूर्ण संप्रेषण की प्रक्रिया समझाती हूँ। उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति स्टेशन पर है और उसको कोई पता पूछना है, तो वो एक अपने पास खड़े व्यक्ति से पूछता है कि ये पता कहाँ पर है। तो उस समय वो क्या होता है? वक्ता। और हवा के माध्यम से वो ये सूचना प्राप्त करना चाहता है, वो ये प्रश्न कर रहा है कि ये पता कहाँ पर है, और उसे सुन कौन रहा है? उसके पास खड़ा हुआ व्यक्ति। अब मैंने ये जो दो एक तीर के निशान बनाए हुए हैं, वो इसलिए बनाए हैं जो हमें रोल रिवर्सल यानी कि इनकी परिस्थिति में परिवर्तन को दर्शाता है। जब श्रोता उस पता को जानता होगा, अगर वो जानता है तब भी वो जवाब देगा, नहीं जानता है तब भी वो जवाब देगा। अगर वो नहीं जानता है तो वो बोलेगा नहीं भाई साहब मुझे नहीं पता। उस समय ये श्रोता क्या बन जाएगा? वक्ता। और वक्ता क्या बन जाएगा? श्रोता। उसी तरीके से अगर वो जवाब जानता है और वो बताता है कि ठीक है पास वाली गली में है, तब भी वो उस समय क्या बन जाएगा? वक्ता। तो इस चिन्ह का तात्पर्य यही है कि वक्ता और श्रोता की स्थिति आपस में समय समय पर परिवर्तित होती रहती है। दूसरा उदाहरण ये है, मैं आपको संप्रेषण के बारे में बता रही हूँ, तो राइट नाउ आई एम द स्पीकर एंड यू ऑल आर द लिसनर। मीडियम क्या है अभी हमारा? ऑब्वियसली इंटरनेट है। इंटरनेट के थ्रू आप मुझे देख रहे हो, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल एक तरीके से हो जाएगा। तो और इन्फॉर्मेशन क्या है? मैं आपको कम्युनिकेशन के बारे में बता रही हूँ। तो फिर से एक बार डिस्कस करते हैं कि किसी भी प्रकार की इच्छा, भावना, विचार, सूचना इत्यादि के आदान प्रदान या विनिमय की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं। एक्सचेंज ऑफ थॉट्स, इंफॉर्मेशंस, इमोशंस नोन एज कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन करने के लिए 4 उसके तत्व होते हैं, 4 एलिमेंट्स होते हैं। इन चारों में से कोई भी एक एब्सेंट होगा तो कम्युनिकेशन या संप्रेषण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगी। ये चारों चीजें क्या क्या है? स्पीकर, लिसनर, मीडियम एंड इंफॉर्मेशन। संप्रेषण को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, पहला मौखिक और दूसरा अमौखिक यानी वर्बल एंड नॉन वर्बल। इसके अलावा 2 अन्य प्रकार भी होते हैं जिसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी। तो मौखिक या वर्बल कम्युनिकेशन वह होता है जब हम वाणी यानी स्पीच के माध्यम से अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को व्यक्त किया करते हैं। तो बेसिकली इसका क्या हो जाएगा? वॉइस या स्पीच, बोलकर या उच्चारण करके। और वाणी या उच्चारण या स्पीच के अतिरिक्त जितने भी माध्यमों से हम संप्रेषण कर रहे हैं वो सारे किसमें आएंगे? अमौखिक में। इसमें क्या क्या हो सकते हैं? फिजिकल एक्सप्रेशन यानी शारीरिक हाव भाव के माध्यम से आप जब कुछ व्यक्त करते हो। नेक्स्ट आता है फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, हाथों के इशारे, हेड मूवमेंट,
आई ब्लिंक, पॉइंटिंग, ड्रैगिंग, ये सारी चीजें अमौखिक में आती है। इसके साथ ही साथ जब हम कोई चीज लिख कर या कला के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं तो वो भी अमौखिक में आता है। ड्राइंग, राइटिंग, ये सारे किसमें आते हैं? अमौखिक संप्रेषण या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। तो ये दो मेन प्रकार हैं कम्युनिकेशन के। इसके अतिरिक्त दो अन्य प्रकारों के बारे में भी हम सुनते हैं सबसे ज्यादा। पहला हो गया केमिकल एंड दूसरा हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल। केमिकल कम्युनिकेशन ज्यादातर हम देखते हैं छोटे जीव जंतुओं के अंदर, जैसे कि चींटी हो गई, हनी बीज, मधुमक्खियां हो गई। आप देखोगे कि चींटी जब एक चल रही होती है तो उसके पीछे कंटिन्यूअस फॉर्म में बहुत सारी चिड़ियां चल रही होती है। उसी तरह बीज को जब कहीं भोजन मिल जाता है या उसका शहद प्राप्त होता है या मकरंद इकट्ठा हुआ मिलता है तो वो भी एक हार्मोन्स, एक द्रव्य का स्त्राव करती है, जिससे बाकी मधुमक्खियों को पता चल जाता है ओके फाइन, यहाँ पर भोजन है या यहाँ पर शहद है। तो ये रासायनिक कम्युनिकेशन हो गया। उसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जैसे कि फोन के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, ये सारे क्या हो गए? रेडियो के माध्यम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के माध्यम से जब हम संप्रेषण करते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कम्युनिकेशन होता है। ये दो अतिरिक्त प्रकार हैं। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं, संप्रेषण के कार्य क्या है या संप्रेषण का महत्व क्या है। बेसिकली कुछ फंक्शंस लिखे हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ इन्हीं फंक्शंस तक सीमित रहना है, और भी बहुत सारे कार्य आप अपने दिमाग से भी सोच सकते हो। तो बेसिकली सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंटरेक्शन। आपको पता है क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, हम एक समाज में रहते हैं, समाज के कोई छोटे छोटे समुदायों का हम हिस्सा हैं, तो एक दूसरे से हमें अंतःक्रिया करनी पड़ती है, हमें बातचीत करनी पड़ती है, मेल मिलाप रखना पड़ता है। तो उसके लिए क्या आवश्यक है? कम्युनिकेशन। वो हम संप्रेषण के माध्यम से करते हैं। नेक्स्ट आता है इन्फॉर्मेशन। आपको कहीं से सूचना प्राप्त करनी है, जैसे कि अभी मैंने प्रीवियस एग्जांपल में बताया कि आप पूछ रहे हो कि ये पता कहाँ पर है, या कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हो। कई बार इसको क्वेश्चन में रखते हैं, कई बार इसको इन्फॉर्मेशन का एक अलग कॉलम देते हैं। उसी के साथ मैंने एक कॉलम बनाया था ना क्वेश्चन। जैसे कि आप प्रश्न पूछना चाहते हो, कोई आप अपने अध्यापक से प्रश्न पूछना चाहते हो, आप घर में पूछना चाहते हो, तो उसके लिए भी संप्रेषण की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट आता है हमारा एजुकेशन। शिक्षा ग्रहण करने के लिए एवं शिक्षा प्रदान करने के लिए, दोनों के लिए ही संप्रेषण आवश्यक होता है। नेक्स्ट आता है इमोशंस या फीलिंग्स। आप अपनी मन की भावनाओं को किसी के साथ व्यक्त करना चाहते हो, तब संप्रेषण चाहिए। उन्हें आप किसी पन्ने पर उतारना चाहते हो या किसी
कला के माध्यम से, जैसे कि आप कह सकते हो कविता है, कहानी है, उसके माध्यम से व्यक्त करना चाहते हो तो उसके लिए भी संप्रेषण चाहिए होता है। नेक्स्ट आता है नीड्स एंड डिमांड्स, यानी आपको कोई आवश्यकता है, आपकी कोई जरूरत है, उसको पूरा करने के लिए भी आपको संप्रेषण की आवश्यकता होती है। जैसे आप एक होटल में गए हो और आपको भोजन चाहिए या आपको जो पानी चाहिए आप वो मांग सकते हो, या आप अपने घर में इन सारी चीजों को मांग सकते हो, तो उसके लिए आपको संप्रेषण करना आवश्यक होता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेल्फ कंट्रोल एंड अदर्स कंट्रोल। ये सेल्फ कंट्रोल को हम बिहेवियर के साथ रिलेट कर सकते हैं। अपने व्यवहार या दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए भी हम संप्रेषण का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ इन्हीं कार्यों तक सीमित रहना है, आप और भी कार्य सोच सकते हो अपने दिमाग से, लेकिन मैंने आपको ओवरऑल बताने की कोशिश की कि संप्रेषण किन किन कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है। कहीं ना कहीं पूरे दिन में हम संप्रेषण का कई बार प्रयोग करते हैं। अब आज आप ये काम कर सकते हो कि आप पूरे दिन नोट डाउन करोगे कि आपने संप्रेषण का प्रयोग कब कब किस कार्य के लिए किया। ये वो तरीका है जब हम प्रैक्टिकली अपनी थ्योरेटिकल पार्ट को इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए कि आप कोई भी चीज थ्योरेटिकल पढ़ते हो या लिखित रूप में पढ़ते हो, याद करते हो, वो उतना समझ में नहीं आता जितना आप उसका प्रैक्टिकल या प्रयोग करते हो तब वो समझ में आता है। तो आज आपका ये एक तरीके से काम भी है कि आप घर पे आज पूरे दिन यही करोगे कि आपने संप्रेषण का प्रयोग कब कब किस किस रूप में किया। आप इसके कॉलम्स बनाओगे और उसके सामने ऐसे लाइन बनाओगे कि जैसे कि आपने एजुकेशन के लिए कितनी बार प्रयोग किया, आप ऐसे कॉलम बनाओगे। इन्फॉर्मेशन के लिए संप्रेषण का प्रयोग कब किया, आप उसको टिक करोगे। जितनी बार हो, 2 बार 3 बार टिक करते जाओगे। तो इससे आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपको दिन में आज लगेगा कि आज का दिन आपने यूटिलाइज किया। थैंक यू।